हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम एसएमजे के माध्यम से टेस्टिस को लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्टिस होने वाली है पॉलिटी के टेस्टिस होगी, राज्य व्यवस्था की टेस्टिस होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन यहाँ से जो है बनने वाले हैं। साथ में एक छोटा सा अपडेट है कि अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर चले जाना है टेस्टिस वाले सेक्शन में, वहां पर जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है आप प्रिंट आउट भी जो है निकलवा सकते हो और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐप की बात किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च करके भी आप जो है इसको डाउनलोड कर पाओगे। शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भगवान विष्णु पर की गई टिप्पणी न्यायशास्त्र की किस श्रेणी में आती है। आप समझ सकते हो किस लेवल तक का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो चर्चित भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से रहे थे जिनके द्वारा भगवान विष्णु की जो टिप्पणी की गई थी वह किस न्यायशास्त्र की श्रेणी में आती है। ऑप्शन आपका रहेगा यहां पर जो है डिबेटर डिक्टा। क्या है? डिबेटर डिक्टा की श्रेणी में जो है आती है। इसका अर्थ होता है कि ऐसी टिप्पणी जो न्यायिक निर्णय के मुख्य तर्क का भाग नहीं होती है, वह मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के द्वारा भगवान विष्णु के संदर्भ में की गई टिप्पणी किसी मामले के निर्णय का विधिक आधार नहीं थी, बल्कि केवल एक प्रतीकात्मक विचार प्रस्तुति थी, और यह डिबेटर डिक्टा की श्रेणी में जो है आती है। तो डिबेटर डिक्टा की श्रेणी में इसको जो है रखा गया था और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, कौन है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो करंट की क्लासेस हमने पढ़ा दी ऑलरेडी आप लोगों को, तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन की बात किया कि वर्तमान में न्यायाधीश किस क्रिम के सीजीआई है। तो ये वर्तमान में किस क्रिम की सीजीआई है? आप कहेंगे 52वें नंबर के जो है आपके सीजीआई चुने गए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कहीं 53 के नंबर के तो नहीं है जो अपडेटेड हो गए हो। ठीक है। किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो महाभियोग अगर प्रस्ताव लाता है किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? ऑप्शन बड़ा प्यारा है, आप कहेंगे संसद के किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है। सी ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है तो हाल ही में किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया था? एक ऐसे भी हाल ही में कौन से न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस जारी किया गया था? आप कहेंगे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेकस क्यूरी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाई अमेकस क्यूरी शब्द जो लिखा है इसका अर्थ क्या होता है, इसकी बात की जा रही है। तो न्यायालय की सहायता करने वाला। क्या होता है? न्यायालय की सहायता करने वाला अर्थ होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा शब्द ब्लैक कोट सिंड्रोम के बारे में सही है? ब्लैक कोट सिंड्रोम के बारे में यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? यह नागरिकों में कोर्ट की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, जिसे ब्लैक कोट सिंड्रोम जो है कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहां पर भी आपका जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर कौन से नए कानून जो है लागू कर दिए गए हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप कहेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। तो यहां पर कहेंगे आप बीएनएस, ये एन बनाया है ना, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये आपके जो है लागू कर दिए गए। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए भारत में लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा के बारे में कौन सा कथन यहां पर सही है? भारत में लेडी जस्टिस की प्रतिमा के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्या ये सही है? आप कहेंगे उसकी आंखों पर पट्टी क्या बंधी हुई है? आप कहेंगे पहले बंधी थी लेकिन अब जो है नहीं बंधी है। यह प्रतिमा भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के द्वारा अनावरण की गई थी। बिल्कुल बात करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन यहां पर कहता है नहीं, ये आपका जो गलत है ना, संजीव खन्ना के द्वारा नहीं की गई थी, ये आपके न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के द्वारा की गई थी, डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा की गई थी, ये भी गलत है। उसके हाथ में उसके एक हाथ में भारतीय संविधान की पुस्तक है ना। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। यहां पर जो है आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आप कहेंगे केवल डी ऑप्शन यहां पर जो है आपका सही है। कौन सा है? केवल डी ऑप्शन आपका सही है, बाकी ऊपर के ए और बी ऑप्शन जो है आपके गलत थे। ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से कौन व्यक्ति जो है संबंधित है? आप कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से अगर बात की जाए तो आप कहेंगे निवारक नजरबंदी जो है संबंधित होता है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में की गई थी? पहली बार बात की जा रही है तो कलकत्ता में इसकी स्थापना जो है की गई थी।
भारत शासन प्रणाली में किस प्रकार की न्यायपालिका को अपनाया जाता है? तो भारत में शासन प्रणाली जो है किस प्रकार की न्यायपालिका को अपनाया जाता है? आप कहेंगे एकीकृत न्यायपालिका को जो है अपनाया जाता है। कैसा? एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया जाता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वह कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान किस भाग में? आप कहेंगे भाग 5 में है। और आर्टिकल की अगर बात वहीं की जाती, आप कहेंगे 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में बात की गई है और भाग 5 के अंतर्गत यह आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का उपबंध किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 1950 में किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के परिवर्तन के समय उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो मुख्य न्यायाधीश के मिलाकर आपके न्यायाधीशों की संख्या जो है 8 थी, है ना। वर्तमान में अब कितनी हो चुकी है? कमेंट करके बताओ। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में कितनी हो चुकी है? उस समय आपकी जो है केवल 8 थी, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन शामिल होता है? संवैधानिक विषयों से संबंधित अपीलें शामिल होती हैं, सिविल विषयों से संबंधित अपीलें शामिल होती हैं, आपराधिक विषयों से संबंधित अपीलें शामिल होती हैं। आप कहेंगे डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करने की आवश्यकता होती है? 10 साल तक कम से कम वकालत उसने जो है किसी भी कोर्ट में की हो। भारत के न्यायाधीशों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय की बात करें किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है जो अभिलेख न्यायालय है, एक तो उच्च न्यायालय को भी माना जाता है और उच्चतम न्यायालय को भी माना जाता है। सी ऑप्शन कहेंगे, है ना। आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को जो है आपके अभिलेख न्यायालय के रूप में माना जाता है। लोक हितवाद पीआईएल की संकल्पना का जो उद्गम है किस देश से हुआ था? तो पीआईएल की संकल्पना का जो उद्गम है संयुक्त राज्य यूएसए देश से हुआ था। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। ध्यान रखें, किसके? संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कार्यवाहक अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान की बात किया तो आर्टिकल आपके 126 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश है कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अभी देखो हमने आपसे पूछा था, आप लोगों ने कमेंट करके भी नहीं बताया, 34 हो सकते हैं। 33 प्लस 1 बराबर 34 जो है आपके मुख्य न्यायाधीश मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में देखने को मिल जाएगी। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण के निर्णय को कहां चुनौती दी जा सकती है? दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण के निर्णय को जो अपील है वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो है दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्धारण की बात की जाए संसद के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट आता है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था वह किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था? आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा स्वात्विक अधिकार मुकदमा था। बी ऑप्शन आपका यहां पर जो है करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने की कोशिश जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा के आधार पर ही हटाए जा सकते हैं, उन पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है चलती है। इसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो किस चीज के बाद नहीं कर सकते हैं किसी भी अदालत में वकालत? आप कहेंगे सेवानिवृत्ति जब हो जाती है उसके बाद जो है वकालत जो है नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर सुनवाई किसके अनुमोदन से हो सकती है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही किसी भी जगह कर सकता है। सामान्यतः दिल्ली में करता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो कहीं पर भी पूरे भारत में सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो आपका ऑप्शन रहेगा जो सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष की है, 65 ईयर की है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से
संबंधित है? तो अपीली क्षेत्राधिकार से आर्टिकल 134 जो है आपका संबंधित है। उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या के संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर उच्चतम न्यायालय में संविधान से संबंधित कुछ व्याख्या करनी है तो कम से कम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 न्यायाधीशों की संख्या जो है होनी चाहिए। अनुच्छेद 127 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 127 में बात करें क्या प्रावधान है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। कैसे? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर बात कर रहा है, कौन सा है? चलिए देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, बिल्कुल करेक्ट है। यह देश में अपील की अंतिम अदालत है, ये भी ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। क्या ये सही है? हम कहेंगे नहीं भाई, ये तो गलत लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ किसी अन्य भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत लिखा था, सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 136 में विशेष अनुमति का प्रावधान जो है अपील के लिए रखा गया है। भारत में संविधान की मूल संरचना जो बुनियादी ढांचा है किस सिद्धांत का स्रोत माना जाता है? तो आप कहेंगे जो बुनियादी ढांचा है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है, आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चैनल अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है यूपीएससी नट, इस पर बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हो। ऐप के हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, प्ले स्टोर से भी आप जो है सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो आप कहेंगे जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत जो मामले आते हैं वो कौन से मामले आते हैं? आप कहेंगे यहाँ पर मूल अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित मामले आते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किस आर्टिकल में बताया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो अवमानना से संबंधित जो आर्टिकल है इसकी बात करें कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 129 और 215 में अवमानना से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित जो है कर सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत स्थानांतरित कर सकता है? आर्टिकल 222 के तहत जो है कर सकता है। 222 के तहत एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित जो है कर सकता है। भारत में प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत में प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे, बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? अनुलंघनीय मौलिक ढांचा की बात की जा रही है, आप कहेंगे आर्टिकल 32 में किया गया है, 32 के अंतर्गत जो है आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? अगर कानूनी मामलों संबंधित अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर परामर्श लेना हो तो कौन किसके पास अधिकार है? आप कहेंगे राष्ट्रपति के पास जो है अधिकार होता है। किसके परामर्श के द्वारा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है? तो किससे परामर्श लेता है? आपका ऑप्शन रहेगा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। किसी मामले में राष्ट्रपति ने नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से अभिमत मतलब राय मांगी थी, उसका किस मामले से संबंधित है? तो आप कहेंगे यह मामला जो है आपके तीसरा न्यायाधीश मामले से संबंधित होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं? आप कहेंगे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 न्यायाधीश जो है शामिल किए जाते हैं। किस आयोग को न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो किस आयोग ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका की भागीदारी की अनुशंसा की है? आप कहेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में ऐसा कहा गया है। 50 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में कॉलेजियम प्रणाली को जो है अपनाने की बात की थी, ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। 51 नंबर के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 124 के क्लोज 6 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ किसके समक्ष लेता है? वह शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष शपथ लेता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ जो है ली जाती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो अभी हमने बताया था 65 वर्ष जो है रखी गई है। नेक्स्ट आता है, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश का वेतन किससे भारित होता है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायालय का जो न्यायाधीश का जो वेतन होता है किससे भारित होता है? आप कहेंगे भारत की संचित निधि से भारित होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तो हमें लगता है सबको पता होगा।
वर्ष 2011 में किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, किंतु उन्होंने त्यागपत्र जो है दे दिया था। किसके विरुद्ध में लाया गया था? आप कहेंगे न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के विरुद्ध आपका महाभियोग लाया गया था, लेकिन उन्होंने जो है बाद में खुद ही त्यागपत्र जो है दे दिया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो किस आर्टिकल में? 323A में। किसमें? 323A में जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवादों की सुनवाई किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल 262 अनुच्छेद 262 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जल विवादों की सुनवाई करता है। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये आर्टिकल है, आपको याद कर लेना है। यह आर्टिकल 132 के तहत जो है आपका आता है। तो ऐसे आर्टिकल ही आपके एग्जाम में आएंगे, है ना, ऐसे आर्टिकल ही एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आता है ऑडी अल्ट्रीम पैट्रीम लैटिन वाक्यांश का क्या अर्थ है? दूसरे पक्ष को भी सुनो। क्या है? दूसरे पक्ष को भी सुनो, इसका जो है अर्थ होता है न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कहां प्रचलित है? न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था भारत में प्रचलित है और अमेरिका में प्रचलित है। तो यह भारत और अमेरिका दोनों देशों में जो है प्रचलित है। बेरूबारी केस किस वर्ष संबंधित है? तो बेरूबारी के जो केस 1960 से संबंधित है। भारत में सुधारात्मक याचिका न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो भारत में जो सुधारात्मक याचिका है आर्टिकल 142 के तहत, अनुच्छेद 142 के तहत जो है आपकी पारित जो है या जो है दाखिल जो है की जा सकती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत विदित है कि भारत की उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। ऐसा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 348। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 348 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। अवैध प्रवासी न्यायाधिकरण अधिनियम 1983 को किस अनुच्छेद के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित जो है कर दिया गया है? आर्टिकल 355 के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित जो है कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि PIL का पूरा नाम क्या है? भाई PIL का पूरा नाम क्या है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, तो बताइए, नहीं फिर हम ही बताएं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे हम हिंदी में लोकहित याचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकहित याचिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है लोकहितवाद PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भाई बात की जा रही है कि लोकहित वाद को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप बोलोगे इसे प्रारंभ करने का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती एवं कृष्ण अय्यर को जो है दिया जाता है। ये ऑप्शन सही है। तो PIL को प्रारंभ करने का श्रेय जो है आपके PN भगवती और कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। 99वां संविधान संशोधन किस आधार पर निरस्त कर दिया, मतलब कि खारिज कर दिया गया है? आप कहेंगे न्यायपालिका की स्वायत्ता पर अतिक्रमण करता था, इसलिए 99वां संविधान संशोधन को खारिज जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामला किस विषय से संबंधित है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला की बात है 1992 वाला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से, मतलब कि OBC आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो कितना पुराना क्वेश्चन पूछा लिया है, हरिलाल कानिया। हरिलाल जे कानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत में उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत में पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट आता है नालसा बनाम भारत संघ 2014 का मामला किससे संबंधित है? नालसा बनाम भारत संघ 2014 का मामला थर्ड जेंडर के अधिकार, राइट ऑफ द थर्ड जेंडर से संबंधित है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अय्यर कोहेलो बनाम भारत संघ 2007 के निर्णय किससे संबंधित है? आप कहेंगे न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो आपका जो धारा 377 है समलैंगिकता से जुड़ा हुआ है ना, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, ये समलैंगिकता से जुड़ा है। ध्यान रखिएगा धारा 377। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात की जा रही है SP गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति मामला किससे संबंधित है? SP गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति मामला की बात की जाए न्यायपालिका की नियुक्ति से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1937 में प्रथम न्यायाधीश की बात करिए सर मॉरिस ग्वावर थे। सर मॉरिस जो है गवायर थे।
सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले कौन है? सबसे लंबे समय तक बात किया तो वाई वी चंद्रचूड़ अभी तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले न्यायाधीश हैं। विधि आयोग के समक्ष अपनी रिपोर्ट के समर्थन में किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो यहां पर जो है आप कहेंगे आठवें विधि आयोग के बारे में कहा गया था। अच्छा, न्यायाधीश किसने कहा था बात करिए तो न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा कहा गया था। सॉरी, सी ऑप्शन सही है, न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा कहा गया था। और ये 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है न्यायाधीश HDR खन्ना थे। इन्होंने जो है कहा था 80वीं रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान का अनुच्छेद 241 के प्रावधान किससे संबंधित है? तो बात करिए किससे संबंधित है? संसद कानून द्वारा संघ शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। संसद ऐसे किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत को केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय भी घोषित कर सकती है। ठीक बात है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों के विषय में प्रावधान संविधान के किस भाग में आता है? तो भारत के राज्यों के उच्च न्यायालय के विषयों में प्रावधान संविधान के किस भाग में आता है? आप कहेंगे भाग 6 के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में सर्वप्रथम 1862 में कितने उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? भाई 1862 में आजादी की नहीं हुई थी, उससे पहले ही 3 जगह, कितना 3 जगह जो है आपके उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। आप कहेंगे कहां पर? तो आप कहेंगे एक तो बंबई में, उस समय नाम यही था, दूसरा मद्रास में, तीसरा आपका कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में जो है की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान में 214 में क्या प्रावधान है? प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। 214 में यह बात की गई है। वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो जिसका अपना उच्च न्यायालय है आपका दिल्ली, एक उच्च ऐसा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज है। उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान करता है? आर्टिकल 216 है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसमें मामला सुना गया है चंद्र कुमार मामला में बात ऐसा की गई है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहां नहीं की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहां नहीं की जा सकती है? कहां पर नहीं की जाएगी? आप कहेंगे संसद में नहीं की जा सकती है और विधानसभा में नहीं की जा सकती। ध्यान रखिएगा, दोनों जगह कहीं पर भी उनके आचरण से संबंधित बहस नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन भत्ते किस पर निर्धारित किए जाते हैं? तो वेतन भत्ते की बात की जाए जो हाईकोर्ट के होते हैं न्यायाधीश, उन पर किस पर द्वारा निर्धारित की जाते हैं? संसद द्वारा निर्धारित की जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के किस आर्टिकल में आते हैं? अधीनस्थ से संबंधित आर्टिकल 233 से लेकर 237 में आपके जो है अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहां किया गया था? प्रथम लोक अदालत का आयोजन जो है गुजरात राज्य में किया गया था। किस न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है? तो लोक अदालत एक ऐसी अदालत होती है जिसके विरुद्ध निर्णय की अपील नहीं की जा सकती है। कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति किस में की जाती है? कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जा रही है तो आप कहेंगे एक तो सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, दूसरा उच्च न्यायालय में की जाती है। तो ए और बी, ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों से दूसरे राज्य होने की सिफारिश की थी? तो आप कहेंगे एक तिहाई इन्होंने जो है सिफारिश की हुई थी। संविधान के आर्टिकल 224 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को कितनी समय अवधि के लिए अपर न्यायाधीश जो है नियुक्त जो है कर सकता है? तो कितनी अवधि के लिए? 2 वर्ष के लिए कर सकता है। ध्यान रखिएगा, 2 साल के लिए जो है नियुक्त कर सकता है। किसी व्यक्ति को किसके रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता एलिजिबिलिटी है कि उसने 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो या फिर अधिवक्ता रहा हो? तो ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष होना चाहिए। जिला न्यायाधीश से शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? जिला न्यायाधीश जब डिस्ट्रिक्ट जज की बात की जा रही है, किस संविधान के किस आर्टिकल में आता है? आप कहेंगे आर्टिकल 233 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कर सकता है? किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? आप कहेंगे आर्टिकल 227 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा न्यायालय जिले का सबसे बड़ा आपराधिक फौजदारी न्यायालय होता है? आप कहेंगे सत्र न्यायाधीश। कौन सा होता है? सत्र न्यायाधीश होता है। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किसके द्वारा सामने आई थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लाई गई थी।
जस्टिस फॉर द जज की सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथात्मक कृति है, तो आप कहेंगे रंजन गोगोई की। किसकी है? रंजन गोगोई की है, ध्यान रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तार है? तो किसका है? आप बोलेंगे केरल का है। लक्षद्वीप जो है केरल के अंतर्गत जो है आता है। तो आज हमने इस टेस्ट सीरीज से अपने 100 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो इसी तरीके की मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपके चैनल पर लग रही है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, जैसे हमने आपको बताया यूपीएससी नेट। मल्टीपल टेस्ट सीरीज के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट पास नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उसको जो है केवल 49 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट पास के अंदर जितने भी टेस्ट होंगे सभी जो है आप लगाने के लिए कैपेबल हो जाओगे। मतलब किसी भी टेस्ट को टेस्ट पास के अंदर 49 पे करने के बाद जो है आप लगा सकते हो। किसी भी समस्या हो तो आप फोन लगा सकते हो 7985977368, इस पर कॉल करके जो है आप हमसे बात जो है कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।